दोस्तों दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन पटना रेलवे स्टेशन पर आने वाली थी। प्लेटफॉर्म पर एक लड़की भी 2 साल के बच्चे के साथ उस ट्रेन का इंतजार कर रही थी। तभी एक बिहारी नौजवान उस लड़की के पास आता है, उसे बहुत गौर से देखने लगता है। और तो उसके कॉलेज के दिनों की वह सबसे अच्छी दोस्त हुआ करती थी, या यूं कहें कि उसकी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसको पहली बार वो साड़ी में देख रहा था। साड़ी में बहुत बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके पास जो बच्चा था वह मम्मी मम्मी करके रो रहा था, रोए जा रहा था, चुप होने का नाम नहीं ले रहा था। दोस्तों उस लड़की का नाम ममता होता है, उस लड़के का नाम राजीव होता है। उसके पास जाता है और बिना बताए उस बच्चे को अपने गोद में उठा लेता है। दोस्तों जैसे ही वह बच्चे को उठाता है तो झटके में ममता उसकी तरफ देखने लगती है, और जब उसका चेहरा देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोस्तों जिसको देखने के लिए उसकी आंखें तरस गई थी, अचानक वह 7 साल के बाद सामने आ चुका था। उसको देखते ही उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब दोस्तों राजीव भी ममता को देखने लगता है। दोनों एक दूसरे को बाहों में भर लेना चाहते थे, लेकिन प्लेटफॉर्म के उस भीड़ में यह सब कुछ संभव नहीं था। वो दोनों बहुत सारी बातें करना चाहते थे, लेकिन दोस्तों उस लड़की के साथ कोई और भी होता है जो थोड़ी देर में आ जाता है। दोस्तों बहुत ही रोचक, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि लड़के का नाम राजीव होता है और लड़की का नाम ममता होता है। दोनों पटना के एक यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन कर रहे थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन वो यह भी जानते थे कि उनकी कहानी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि जो ममता थी वो बहुत ऊंची बिरादरी से ताल्लुक़ रखती थी, और जो राजीव होता है वह बहुत गरीब और एक साधारण परिवार का और एक छोटी जाति से बिलोंग करता था। लेकिन दोस्तों एक अच्छी बात यह थी कि राजू पढ़ने में लिखने में बहुत ज़्यादा जीनियस था। तो एक उम्मीद पर, एक भरोसे पर इनका रिश्ता टिका हुआ था। शायद ये पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, इसकी नौकरी लग जाए, शायद इन दोनों की शादी हो पाए। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हो पाता। ग्रेजुएशन के बाद जब ममता की शादी के लिए लड़का ढूंढा जा रहा था, तो ममता ने एक बार कहा कि मैं राजीव से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों इस पर हंगामा हो जाता है, बवाल खड़ा हो जाता है। जिस पिताजी और उसके रिश्तेदारों ने कहा कि आज तक खानदान में ऐसा नहीं हुआ है और खानदान की नाक कटवाने के लिए तुली हुई है। उन लोगों ने कहा कि खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि हमारे खानदान की कोई लड़की किसी तरह के छोटी बिरादरी के लड़के से शादी करने के बारे में सोच भी लगे। हमारी हिम्मत कैसे हुई ये बातें करने की, आज के बाद ऐसी बात करना मत। अब दोस्तों इससे ज़्यादा उसकी हिम्मत वह शांत हो जाती है। अब दोस्तों यह बात जब राजीव ममता से की, अब दोस्तों यही बात राजीव ममता के माता पिता से कहता है, तो वो लोग उसके ऊपर भड़क जाते हैं, कड़े शब्दों से चेतावनी देने लगते हैं कि आज के बाद तुम हमारी बेटी के आसपास दिखाई मत देना। इसके आगे वह कुछ भी नहीं कर पाता और दोनों अपनी अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। दोस्तों उसके बाद ममता एक दिन राजू से मुलाकात करती है, लेकिन गले लिपट कर रोने लगती है और कहती है कि राजू हमारी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि आज के बाद अब तुम कहाँ और मैं कहाँ पता नहीं। बस एक ही गुजारिश है कि हम दोनों एक दूसरे के दिल में अपनी जगह बनाए रखेंगे, एक दूसरे को याद करते रहेंगे। तुम्हारे लिए दुआ करूंगी कि तुम कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ो। हमारी किस्मत में यही था। लेकिन तो इत्तेफाक देखिए, 7 साल बाद जब वह दोनों दिल्ली वाली ट्रेन, 7 साल के बाद दोनों दिल्ली जाने वाली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे, और ममता को राजीव देख लेता है। वो उसके पास आता है और उस बच्चे को गोद में उठा लेता है। तो उसको वह देखते उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। और राजू ममता से कहता है कि कैसी हो ममता? तो कहती है कि जैसे तुम देख रहे हो वैसे ही हूँ। उससे कहती है कि तुम कैसे हो? वो भी कहता है जैसे तुम देख रहे हो वैसे ही हूँ। वो कहता है कि तुम साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारा बच्चा भी बहुत प्यारा है। तो कहती है कि हाँ बच्चा तो बहुत प्यारा है, लेकिन यह मेरा नहीं, मेरे बड़े भाई का है। दोस्तों उसके बाद राजू कहता है कि कहाँ जा रही हो, कौन से डिब्बे में तुम्हारी टिकट है? तो वह कहती है कि मेरी टिकट स्लीपर में है, 2 लोग हैं। वह कहता है दूसरा कौन है? तो वह कहती है कि मेरी भाभी है, अभी आ रही है। यह बहुत रो रहा था, उसको चुप कराने के लिए कुछ लेने गई है। फिर वो राजू से पूछती है कि तुम्हारी टिकट कहाँ है? तो वह कहता है कि मेरी टिकट फर्स्ट एसी में है, लेकिन तुम अपने साथ मुझे लिवा चलो तो बहुत मेहरबानी होगी। ममता कहती है कि चलो ना प्लीज़ हमारे साथ चलो। तो वह कहती है कि चलो ना प्लीज़ हमारे साथ चलो। अब दोस्तों इतनी देर में उसकी भाभी आ जाती है। राजू की गोद में अपना बच्चा देखती है तो ममता की तरफ देखती है। ममता कहती है कि भाभी है, राजीव है। अब दोस्तों उसने कई बार अपनी भाभी से राजीव के बारे में जिक्र कर रखा था।
तो वह जानती थी। तो अब दोस्तों एक गहरी सांस लेते हुए राजीव से कहती है कि भैया तुम्हें ममता से शादी कर लेनी चाहिए थी, शादी कर लेनी चाहिए थी। क्या होता, बहुत होता था मम्मी पापा 2-4 महीने 6 महीने के लिए नाराज हो जाते, उसके बाद हर कोई मान जाता है अपने औलाद पे, कोई इतने दिनों तक नाराज नहीं रहता। लेकिन देखो यही है कि लोग ऊंच नीच करते रहते हैं, भले ही किसी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए दोस्तों, उसके बाद ट्रेन आने का अनाउंसमेंट हो जाता है, सारे लोग अलर्ट हो जाते हैं। ममता कहती है कि चलो ना हमारे साथ, तुम भी चलो। तो वह कहता है देखो एक सीट तुम्हारी भी है और एक सीट मेरी भी है, तो स्लीपर में वैसे बहुत भीड़ होती है, बहुत दिक्कत होती है, चलो मेरे ही टिकट पर सारे लोग, चलो मेरा ही फर्स्ट एसी का टिकट है दोस्तों। फिर सारे लोग उधर जाते हैं जहाँ पर फर्स्ट एसी का डिब्बा लगता है। अब ट्रेन आ जाती है और सारे लोग फिर से ट्रेन में बैठ जाते हैं दोस्तों। वैसे तो कई बार ममता और उसकी भाभी ने दिल्ली का सफ़र किया, लेकिन फर्स्ट एसी के डिब्बे में उन्होंने कभी नहीं बैठे थे। आज पहली बार जब उसको बैठते हैं तो उनको बहुत सुकून महसूस होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। अंदर 4 सीटें होती हैं, वो जाकर अपनी एक सीट पर तीनों बैठ जाते हैं। उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। राजीव कहता है कि देखो भाभी, मैंने इनके पिताजी से हाथ जोड़कर विनती किया, सब कुछ कहा। मैंने कहा कि देखो अंकल, मैं पढ़ा लिखा हूँ, गवार नहीं कि मैं दुनिया नहीं जानता हूँ, समझदार नहीं हूँ, शायद ज़िंदगी भर ममता को खुश रखूँगा, उसको कभी कोई दुख नहीं पहुँचाऊँगा। लेकिन उन्होंने हमारी एक ना सुनी। उन्होंने कहा कि यदि हमारी कैसी बराबरी, अच्छा होगा तो हमारे रास्ते से हट जाओ। तो ममता के लिए दिन रात वह रोया और उसके माता पिता उन पसीने की कमाई से उसको पढ़ा रहे थे, तो वह इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। अब दोस्तों बीच में राजीव बैठा था, एक तरफ उसकी भाभी बैठी थी, तो ममता बैठी थी। उसके बाद राजीव से ममता की भाभी कहती है कि अब क्या कर रहे हो, कहाँ रह रहे हो और दिल्ली किस लिए जा रहे हो। तो कहता है कि भाभी ममता को पता है कि मैं ग्रेजुएशन के दौरान तैयारी कर रहा था, IIT मद्रास में मैंने M.Tech कर रखा है और उसके बाद वह चेन्नई में पिछले 2 साल से जॉब कर रहा है। तो उसकी भाभी कहती है कि फिर तो तुम्हारी सैलरी अच्छी होगी। वह बोलता है कि हाँ, 45 लाख रुपये महीना मिलते हैं मुझे, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस एक ही चीज़ की कमी है जो रह गई है ज़िंदगी में वो कितने भी पैसे हो जाए तो वह उसकी भरपाई नहीं कर सकता, मुझे कभी नहीं मिल सकती। उसकी भाभी समझ जाती है कि वह ममता की बात कर रहा है। तभी उसकी भाभी कहती है कि तुम्हारी तो शादी हो गई होगी, तो क्या तुम्हारी पत्नी ठीक है। वह बोलता है कि अभी मेरी शादी नहीं हुई है, अभी तक मैं पढ़ाई कर रहा था, अब 1.5 साल से जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है। तो ममता ने कहा कि तुम चेन्नई में नौकरी करते हो तो दिल्ली क्यों जा रहे हो। वह बोलता है कि दिल्ली में जो दिल्ली में जो चिराग है तुम उसे जानती हो, कॉलेज का दोस्त था, उसकी शादी है। तो मैं ममता उत्सुक हो जाती है, कहती है कि अच्छा चिराग क्या कर रहा है। तो वह कहता है कि चिराग भी मेरे साथ पढ़ाई कर रहा था, दिल्ली में वह जॉब करता है जो मैं चेन्नई में करता हूँ। वह दिल्ली की एक लड़की जो बैंक मैनेजर है उसके साथ वह लव मैरिज कर रहा है। तो शादी में सारे दोस्तों को बुलाया है, वह वहीं जा रहा था। उसके बाद मैं चेन्नई चला जाऊंगा। वह कहता है कि तुम भी मेरे साथ चलो, उसको सरप्राइज़ दे देंगे। तो वह कहती है कि अरे मैं कहाँ जा सकती हूँ, अब मैं तुम लोगों की तरह थोड़ी हूँ, भैया वहाँ मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, कौन मुझे जाने देगा। तो राजू कहता है कि क्यों नहीं जाने देंगे, भैया को भी ले चलो, भाभी को भी ले चलो, सारे लोग मिलकर चलेंगे, उसको भी अच्छा लगेगा। लेकिन यार तुम बताओ, तुम्हारी शादी कहाँ हुई, कैसे हुई, क्या चल रहा है तुम्हारे पति। तो उसकी भाभी बोलती है कि क्या बताएं भैया, शादी तो अच्छा समझकर किया था, इंजीनियर है तो इसके लिए दहेज में कई लाख रुपए दिए गए, कार दी गई, सारे सोने चांदी के गहने भी दिए गए। 2 महीने बाद पता चलता है कि लड़का नालायक है, निकम्मा है, उसकी डिग्रियां फर्जी थी। जब 2 महीने बाद पता चलता है तो एक दिन पापा उनके भैया अन्य रिश्तेदारों के साथ गए और ममता को वहाँ से लेकर चले आए हैं। राजीव हैरान हो जाता है, वो बोलता है फिर। तो उसकी भाभी बोलती है कि फिर क्या आप पापा यही इंतजार कर रहे हैं कि दहेज में जो सामान दिया गया था, जो नगद पैसे दिए गए थे, किसी तरीके से वापस ले लिया जाए, उसके बाद फिर कहीं ममता की शादी कर दी जाए। भैया चोरों से रिश्ता लग गया था, चोर तो ठीक होते हैं लेकिन मैं उससे भी गया गुजरा था। वो लोग कहते हैं कि अब क्या करें, पापा अपनी जिद के आगे नहीं सुनते, लेकिन ज़िंदगी तो ममता की बर्बाद हो गई है। राजू कहता है कि हाँ, दूसरी जगह शादी कर देंगे, लेकिन अगर मैं यह कहूँ कि पापा आज मुझसे ममता की शादी करा दो तो वह बिल्कुल नहीं करेंगे, यही तो होता है। तो उसकी भाभी कहते हैं कि अरे भैया हमारी किस्मत में कहाँ कि तुमसे रिश्ता लग पाए, तुम कहाँ इतने पैसे वाले, और तुम्हारे लिए तो कितनी। उसकी भाभी कहती है कि तुम्हारे लिए इतनी कितनी ही लड़कियां लाइन में लगी होंगी, तुम्हारे लिए कितने रिश्ते लाइन में लगे होंगे। तो वह कहता है
कहाँ लाइन में लगे हैं। आप बड़ी हो, चलो अच्छा आप बताओ, आप इनकी भाभी हो, आपसे मैं पूछता हूँ कि अगर ममता से मैं शादी करना चाहूँ तो आप क्या करोगी। तो वह कहती है कि क्यों मजाक कर रहे हो, इतने पैसे वाले होकर भी आप ऐसे क्यों करोगे। वह बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपने सिंदूर रखा होगा, अभी निकालो, मैं अभी शादी कर लूँगा। इससे आप ममता से पूछो कि जब मैं आखिरी बार इससे मिला था तो हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोए थे, और बिछड़ते वक्त ममता ने कहा था कि हम एक दूसरे के लिए अपने दिल में जगह बना कर रखेंगे। तो आज भी ममता के लिए मेरे दिल में वही जगह है। ममता के दिल में भले मेरे लिए कोई जगह ना हो, भले ही ममता मुझसे प्यार ना करती हो, लेकिन मैं ममता से आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। ममता के सिवा मैंने किसी भी लड़की के बारे में तो सोचा भी नहीं। अब दोस्तों ये बात ममता सुनती है तो वह उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है, उसके गले में हाथ डालकर फुट फुट कर रोने लगती है। अब दोस्तों उस कंपाउंड में 4 सीटें थी और उनके अलावा 3 पैसेंजर वहाँ बैठे हुए थे। वह इनकी सारी कहानी सुनते हैं और वो सारे पैसेंजर VIP हो, पढ़े लिखे अमीर लोग होते हैं, समझदार थे। राजीव की बात सुनते हैं कि आज भी ममता के लिए उसके दिल में इतना सारा जुनून है। दोस्तों वह लोग समझाने लगते हैं कि ऐसा लड़का हमने कभी नहीं देखा होगा, इतने अच्छे लड़कों को कैसे लोग ठुकरा देते हैं। लोग ऊंची नीची जाति की बिरादरी के चक्कर में दोस्तों उसके बाद टीटी आता है। राजीव दोनों का 8,000 रुपये टिकट बनवाता है, खाना वाना खाते हैं और सारे लोग सो जाते हैं। लेकिन राजू और ममता एक दूसरे के हाथों में हाथ थाम कर रात भर बैठे रहते हैं और जिंदगी में फिर मुलाकात हो ना हो, आज के पल को जी लेने चाहते हैं। अब दोस्तों अगले दिन आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन पहुंचती है। वहां पर ममता का भाई इंतजार कर रहा था। ये लोग ट्रेन से उतरते हैं। उसकी भाभी कहती है कि भैया चलो ना हमारे कमरे पर। 10 मिनट की मुलाकात के बाद उसका भाई भी कहता है कि हाँ भैया चलो हमारे यहाँ साथ में चलो, खा पी कर आराम करना, उसके बाद चले जाना। तो दोस्तों उस वक्त कमरे पर जाते हैं, सारे नहाते धोते हैं, खाते पीते हैं, उसके बाद आराम करते हैं। जब उठते हैं तो चाय पानी पीने का प्लान बनता है कि हम सारे लोग चिराग की शादी में जाएंगे। दोस्तों उसके बाद राजीव उसको लेकर शॉपिंग करने के लिए चला जाता है। पार्टी के लिए कपड़े खरीदे जाते हैं, गिफ्ट खरीदे जाते हैं। राजीव और ममता दोनों मैचिंग के कपड़े लेते हैं। इधर चिराग फोन कर रहा था कि भाई तुम लोग कहाँ पर हो। तो वह कह देता है कि कल मैं डायरेक्ट आऊँगा, किसी काम से फंस गया हूँ। अब दोस्तों अगले दिन साउथ एक्स के एक होटल में शादी थी। तीनों लोग साथ में, एक बच्चा भी साथ में, चारों लोग वहाँ पर जाते हैं। और साथ में ममता और राजीव को चिराग जब देखता है तो वह हैरान हो जाता है। बोलता है कि साले जब भी फ़ोन करता था तब तो ममता के लिए रोता रहता था, कहता था कि ज़िंदगी में सब कुछ है लेकिन ममता नहीं है। और यह तो इस तरीके से छुपा रुस्तम निकला कि तूने कब शादी कर ली, तूने कब बताया तक नहीं, इतना कंजूस आदमी है। तो वह बोलता है कि भैया हैं, इनके सामने कुछ बदतमीजी से बात मत कर। तो दोस्तों उसके भैया को नमस्ते करता है, बोलता है कि भैया नमस्ते, मैंने आपको देखा नहीं, माफ़ कर देना मुझे। तो उसके भैया मुस्कुराते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। वो कहते हैं कि चलो यार दोस्त है, काफ़ी दिन के बाद मिले हैं, इस तरीके से बात करेंगे। दोस्तों वहाँ से दूर चले जाते हैं। उसके बाद सारी बातें होती हैं तो वह हैरान रह जाता है। बोलता है कि यार और सारे दोस्त हैं, चलो अब उनसे मिला जाए। अब दोस्तों शादी हो जाती है। सारे लोग शादी का एंजॉय करते हैं। अगले दिन जो है सारे लोग बैठकर डिस्कस करते हैं कि किसी तरीके से ममता और राजीव की शादी होनी चाहिए। अब दोस्तों उसके भैया थे वो तो पहले से ही मान जाते हैं, इसके लिए वो शादी में भी आए थे। उसके बाद इन सारे लोगों ने मिलकर उसके मम्मी पापा को समझाया। उसके पापा जो हैं 1-2 महीने बाद एग्री हुए। उसके पापा जो हैं 1-2 महीने में वो भी एग्री हो जाते हैं, उन दोनों की शादी हो जाती है। अब दोस्तों पिछले 6 महीने से राजीव और ममता चेन्नई में शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे थे। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं होती है। जैसे कहा जाता था कि ऊपर वाला ही सबका तकदीर लिखता है। तो दोस्तों उसकी यह एक अनोखी मिसाल रही। यह कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।